नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। भारत ये शब्द बहुत चलन में है और सबको भा भी रहा है, पर कईयों को चुभ भी रहा है। खैर, बात आज G20 की होगी जिसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। लेकिन कईयों का दिल टूटा भी। आखिर क्यों? अपना ही देश, इतना अच्छा काम और फिर दिल टूटने वाले लोग क्यों? सबसे पहले चर्चा करेंगे हम अपने जो आज के हमारे खास मेहमान हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश, जो लंबे समय से मीडिया में अपनी सेवाएँ देते आ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राकेश जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो राकेश जी, सबसे पहले तो आपके साथ बड़ा लंबा अनुभव रहा है काम करने का, बहुत मज़ा आया, बहुत सीखा आपसे मैंने। आज की ये जो G20 की बैठक खत्म हुई है, सबसे पहले सब जगह हाइलाइटेड है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें भारत ने ऐसा क्या पाया कि अंदर से लेकर बाहर तक बहुत सारे लोगों के दिल टूट भी गए? देखिए भारत को पहली बार G20 की अध्यक्षता का मौका मिला है और भारत को क्या दक्षिण एशिया में ये पहला मौका है जब कोई कोई देश G20 की अध्यक्षता जो है वो अपने यहाँ आयोजित कर रहा है। इससे पहले हमने इंडोनेशिया यानी कि बाली में G20 की समिट हुई थी और उसमें इंडोनेशिया को इसकी अध्यक्षता का मौका मिला था। इस बार भारत को पहली बार मौका मिला है और दिल्ली में बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है और इसमें दुनिया भर के नेता शिरकत कर रहे हैं। जितनी उम्मीद भारत को इस G20 से है उससे कहीं ज्यादा उम्मीद दुनिया के तमाम देशों को है। उसके पीछे कई बड़े कारण हैं। उनमें से एक कारण यह है कि भारत दुनिया में एक बड़े देश की भूमिका निभा रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत अब दुनिया में सबसे बड़े कहते हैं कि निर्माण केंद्र के रूप में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में भारत जो है वो उभर कर दुनिया के सामने आ रहा है। तो अर्थव्यवस्था को लेकर के भारत पूरी दुनिया के सामने मजबूती के साथ अपना रुख अपना पक्ष रख रहा है। उसके साथ साथ भारत अब उन देशों के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है जो देश पहले भारत को अपने बाजार के रूप में देखते थे। यानी कि दुनिया भर के सामान का जो बाजार था और जो उपभोक्ता थे भारत था। अब भारत बाजार होने के साथ साथ उत्पादन का केंद्र भी बन गया है। यानी कि भारत का जो पहले आयात था वो आयात अब कम हो रहा है, निर्यात बढ़ता जा रहा है। तो भारत आर्थिक रूप से एक संपन्न देश के रूप में दुनिया के सामने है और जैसे कि आकलन है कि बहुत जल्दी ही भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकल के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन इसके उलट एक और पहलू है जिस पर हम सबका ध्यान जाना बहुत जरूरी है और वो पहलू ये है कि हमारे देश में जितनी कहते हैं कि उत्सुकता बाहर के लोगों को ये जानने में है कि भारत किस तरीके से G20 के जरिए क्या क्या लक्ष्य हासिल करने जा रहा है, उसके ठीक उलट हमारे देश में चंद लोग ऐसे हैं या चंद पार्टियां ऐसी हैं जो राजनीति की वजह से देश की छवि को धूमिल कर रही है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि जैसे ही G20 की शुरुआत अपने देश में शुरू होने वाली थी, अपने देश के प्रमुख विपक्षी दल के एक नेता तुरंत विदेश चले जाते हैं और विदेश में जाकर के भारत के खिलाफ और भारत के विरुद्ध में बयानबाजी करते हैं। ये तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि ये बार-बार ये घटनाएं हो रही हैं और जब ऐसा होता है देश की जनता ठीक सटीक तरीके से उनको जवाब देती है और चुनाव में ये चीज परिलक्षित होता है। तो देश और देश की जनता ये देख रही है कि कौन किस तरीके से देश की छवि और देश की उपलब्धि के साथ खिलवाड़ कर रहा है और कौन लोग हैं जो जी जान से देश को आगे बढ़ाने में जुटे हैं और देश की उपलब्धि को शिखर पे ले जाने में जुटे हैं। राकेश जी, एक बात नहीं समझ आती, मान लीजिए आप और मैं पड़ोसी हैं, आपका घर बड़ा बन रहा है, नया बन रहा है, घर में नया सामान आ रहा है, मेरे को जलन हो वो तो स्वाभाविक है। लेकिन आप ही के घर में रहने वाले आप ही के भाई और परिवार के मेंबरों को प्रॉब्लम हो, वो समझ में नहीं आई। भारत की G20 की सफलता से चीन को प्रॉब्लम है, वेस्टर्न मीडिया को प्रॉब्लम है, समझ में आता है, वो बहुत परेशान है, इतना सफल आयोजन, पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक, कॉरिडोर की बात। लेकिन अपने ही देश के नेता अपने ही देश के G20 को कोस रहे हैं, प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं, इन चीज़ों को कोस रहे हैं, या उनके सिपहसालार गलत हैं या उनकी राजनीति की दिशा गलत है, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए ये इसके पीछे एक बड़ी वजह मैं उस मानसिकता को देना चाहता हूं कि हमेशा से
कांग्रेस पार्टी और उसकी नीतियां देश के प्रति कम और अपने गांधी परिवार के प्रति ज्यादा वफादार दिखाई देती है। कांग्रेस की हर नीति में देश दूसरे स्थान पर और उनके लिए गांधी परिवार पहले स्थान पर। तो ये जो गांधी परिवार की जो पहले से जो एक कहते हैं ना कि तुष्टीकरण की नीति या फिर गांधी परिवार का जो एक उनको एक पूजने की जो परंपरा है, तो ये एक गलत परंपरा है और कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। और यही वजह है कि एक समय देश की सबसे बड़ी पार्टी आज क्षेत्रीय पार्टी का स्वरूप ग्रहण कर चुकी है। तो कांग्रेस को आज तक ये समझ में नहीं आया कि देश और जनता और समाज और देश की तरक्की पहले होनी चाहिए या पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पूजा होनी चाहिए। तो ये चीज और ये फर्क कांग्रेस आज तक समझ नहीं पाई। आपने देखा कि इस G20 को लेकर के जिस तरीके से G20 डिनर को लेकर के जो राजनीतिक उठापटक का नजारा हम सबको देखने को मिला, उसमें सबसे अहम बात क्या हुई? सबसे अहम बात ये हुई कि G20 डिनर को लेकर के इंडिया INDIA दो फाक हो गया, उनमें खुद में दरारें पड़ गई। विपक्षी दल ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो डिनर में जाएं और डिनर में ना जाएं। नतीजा क्या हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, तो ये सारे नेता आ रहे हैं, ये सारे नेता डिनर में शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ नहीं आए, अपने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं आए, अपने ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया नहीं आए। तो ये जो अपना जो G20 का जो डिनर हुआ, इस डिनर ने अगर सही मायने में देखें, अगर हम राजनीतिक चश्मे से देखें, तो इस चश्मे ने इसकी बुनियाद में ही मट्ठा डाल दिया है। यानी कि ये इंडिया अपना सफर शुरू करे उसके पहले ही इसके दो टुकड़े हो गए हैं। तो एक तो ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, दूसरा ये कि इनके खुद के बीच किसी भी मुद्दे को लेकर के सहमति नहीं, यानी कि खुद ये एक दूसरे के विरोधी है। छोटा सा अब अपडेट है, छोटा सा, जो सुखविंदर सुक्खू हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री, वो G20 में पहुंच गए थे डिनर में, वो आए हैं। वो पहुंच गए थे। अच्छा, वो पहुंच गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री और जो भूपेश बघेल हैं छत्तीसगढ़ के, उनका कहना है, जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, कि उनको लैंड दिल्ली में नहीं करने दिया गया। ये बहुत हास्यप्रद है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इससे इनकार किया है। हाउ दिस इज पॉसिबल कि अगर कोई मुख्यमंत्री दिल्ली में लैंड कर रहा है, जहाँ पे और हजारों फ्लाइटें दिन में आ रही थी जा रही थी, तो उनको नहीं उतरने दिया। इस वाक्य के साथ साथ मुझे एक छोटा सा वाक्य याद है, जब अभी प्रधानमंत्री राजस्थान जाने वाले थे एक कार्यक्रम में, तो वहां पर खुद ही अशोक गहलोत नहीं पहुंचे, ये कहते हुए कि मेरा तो नाम लिस्ट में नहीं था, मुझे तो भाषण वाली लिस्ट से हटा दिया। उस वक्त भी उन्होंने बोला, और उसका खंडन फिर वहां से हुआ दिल्ली से। तो ये आप क्या समझते हैं इन सभी चीजों से? क्या देश की जनता इन सभी चीजों को नहीं समझ पा रही? देखिए, देश की जनता और जनता के सामने जो मुद्दे हैं, जनता एक एक चीज को समझ रही है और जनता सही अवसर का इंतजार कर रही है। और आप देखेंगे कि जब कभी भी कांग्रेस के नेता जनता से जुड़े सवाल होते हैं तो पीछे हट जाते हैं, और ऐसे सवाल जिसपे कि वो सत्तारूढ़ दल को या प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने की बारी आती है तो सबसे पहले आगे होते हैं। जनता से जुड़े मुद्दे पे उनके पास कोई सवाल, कोई जवाब नहीं होता, वो खामोशी से बैठते हैं। लेकिन जहां राजनीति की बात होती है, जहां अपने कुर्सी की बात होती है, वहां वो सबसे पहले बयानबाजी करने पे उतर आते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में नहीं है, यही हाल छत्तीसगढ़ में है। और अभी तो खैर हिमाचल में नई सरकार है, तो अभी उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये उसके दो उदाहरण है कि जहां पे आपने देखा होगा कितने सारे इश्यूज आए, चाहे वो महिला सुरक्षा का हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर बहुत सारी योजनाओं को लेकर के हो, या आपस में ही आप पायलट साहब और गहलोत साहब की लड़ाई जो है वो शुरू से लेकर के आखिर तक अभी भी जारी है। और हर बार जो है वो दिल्ली दरबार में दोनों को पेश होना पड़ता है और आपसी मुद्दे सुलझाने के लिए। यही हाल कर्नाटक में भी है, जो हमारे जो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और जो उप मुख्यमंत्री है, उन दोनों के बीच पहले दिन से, मतलब शपथ ग्रहण के पहले से ही दोनों के बीच रस्साकशी का खेल जारी है। लेकिन कांग्रेस को इन मुद्दों के बजाय वो केंद्र को
और जो मौजूदा सरकार है उसको घेरने की कोशिश करती है, और ऐसे मुद्दे पे घेरने की कोशिश करती है जो कि राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो कि देश के मान और सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और G20 उसका एक जीता जागता उदाहरण है, जहां हम सबको एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए। वहां हम, और खासतौर से विपक्षी दल, देश को और सरकार को नीचे दिखाने में जुटे हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आपके घर में इतना बड़ा कार्यक्रम है, फंक्शन है, और आप ही घर से चले जाएँ। अब देश में इतना बड़ा कार्यक्रम था और राहुल गांधी की टाइमिंग देखिए, उससे ठीक पहले वो बाहर जाके बैठ गए, और वहाँ से किस तरह उन्होंने वहाँ से भी तीर साधे सरकार पर, और किस तरह से उन्होंने बयानात दिए। और मैं हैरान हूँ कि जो वेस्टर्न मीडिया बोल रहा है कि आपने तैयारियों में ये किया, वहाँ से झुग्गी-झोपड़ी हटा दी, ऐसा किया, उसी बातों को राहुल गांधी वहाँ पर बैठ के दोहरा रहे हैं, और इनके ही पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे हैं वीडियोस को, ये देखिए कुत्तों को पकड़ के ले गए, ये देखिए यहाँ से गरीबों को हटा दिया। तो मतलब आप, मैं कह रहा हूँ कि अगर घर में कोई कार्यक्रम है, मान लीजिए आपके घर में कोई कार्यक्रम है और आपने बहुत सुंदर कुर्सियाँ लगाई हैं, कोई एक कुर्सी थोड़ी-सी फटी हुई है या कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या आपके घर का कोई मेंबर चिल्लाना शुरू कर देगा, ये देखिए फटी हुई कुर्सी रखी है? वो उसको ढक देगा कि चल अपने ही घर का है, सब मेहमान बाहर से आए। और ये लोग उस चीज़ों को, जो नहीं है इश्यूज़ प्रिवेल करते हैं, उन्हीं को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए देश की जनता तो इस पे नहीं जाएगी, वो तो समझती है कि हमने क्या हासिल किया G20 से। लेकिन आपके ये शब्द वेस्टर्न मीडिया ज़रूर उठा लेता है कि देखिए भैया हम थोड़ी कह रहे हैं, हम तो उनकी बात को दोहरा रहे हैं। देखिए रोहित जी, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। हमें थोड़े से अतीत में झांकने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी की यात्रा निकली थी भारत जोड़ो, तो उस भारत जोड़ो यात्रा में कुछ एक खास चेहरे थे जो उनके इर्द गिर्द मंडराते हुए नजर आते थे, और उन चेहरों का विदेशी कनेक्शन बाद में मीडिया के सामने सामने आया। बाद में मीडिया ने उसको दुनिया के सामने लाया कि ये वो शख्स है जिनका नाम XYZ है, और जो अमेरिका के उस एक खास उद्योगपति से जुड़े हुए हैं, और वो उद्योगपति किस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की फंडिंग कर रहा है। वो इसी तरीके से चाइना की कुछ एक कंपनियां हैं जिसके तार राहुल गांधी और इनसे जुड़े तमाम संगठनों से बताए जाते हैं। तो राहुल गांधी कई बार चाइना की बोली बोलते हैं, राहुल गांधी कई बार उन विदेशी ताकतों की बोली बोलते हैं जो कि किसी भी तरीके से भारत को एक कामयाब, एक मजबूत देश के रूप में देखना नहीं चाहता। भारत आज अगर भारत है, और भारत अगर आज चांद पे या मंगल पे या सूरज के अध्ययन के लिए अपने सैटेलाइट भेज रहा है, तो तकनीक के दृष्टि से, आर्थिक मोर्चे पर, और जो हमारे देश का नेतृत्व अभी जिन हाथों में है, उनकी समझदारी और उनकी सूझबूझ की बदौलत भारत जो है वो इतना आगे निकल चुका है। ऐसे में एक सार्थक विपक्ष की भूमिका की जरूरत है, और इस मुद्दे पे हमारे देश में कोई भी विपक्षी पार्टी आम लोगों की उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर रही है। आम लोग सरकार से और विपक्ष से यही उम्मीद करते हैं कि जब जब देश को दुनिया के सामने मजबूती से पेश आना चाहिए, तब भारत, सरकार हो या विपक्ष हो, सबको एकजुटता के साथ सामने आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम कई बार विदेशी ताकतें जिस तरीके से हमारे साजिश या हमारे खिलाफ साजिश करती है, हम उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं। हमें इससे क्या हासिल होगा? विदेशी जमीन पे जाके देश की आलोचना किस रणनीति का हिस्सा है, देश की जनता इसको अच्छी तरीके से समझती है, और इसका जवाब सही वक्त पे मिलेगा। चाहे वो चीन की चाल हो, चाहे वो अमेरिका में बैठे चंद उद्योगपतियों की चाल हो, या जो यूरोप के अलग अलग देशों में बैठे हुए लोग हैं जो हिंदुस्तान को हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा कि 200 साल हमने उनकी गुलामी सही है, जुल्म सितम सहे हैं। अब जब हमारी, आप देखिए ना, भारत ने 5वें स्थान से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के पायदान से किसको नीचे खिसकाया? ब्रिटेन को। वो ब्रिटेन जिसने हम पे 200 साल राज किया। आप याद करिए कि 1991 और 1990 का दौर, जब भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और हमें अपने देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे, और हमने सोना गिरवी रख के पैसा उधार लेके अपनी अर्थव्यवस्था को किसी तरह से चलाया था। और इन्हीं पिछले 10 सालों में या 9 सालों में हालात इतनी तेजी से बदले कि हमने न सिर्फ अपना खोया हुआ जो उधार का सोना था हमने वापस लिया, उधार वापस किया, और हमने अर्थव्यवस्था में इतनी ऊंची छलांग लगाई कि हम सीधा 10वें नंबर से 5वें पायदान में पहुंच गए। तो
जो देश की सफलता है उससे विदेशी जल रहे हैं, लेकिन हमारे देश के जो नेता है, खासतौर से विपक्षी नेता है, वो इससे सबक लेने के बजाय वो विदेशी ताकतों के हाथों का खिलौना बनते जा रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात है और हैरानी की बात है कि हमारे देश की ही पार्टी के नेता कोस रहे हैं, लेकिन हमारा ही पड़ोसी देश रशिया, जिनके प्रेसिडेंट यहाँ आए भी नहीं, वो वहां बैठ के हमें डिफेंड कर रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया ने जो लिखा G20 के खिलाफ नेगेटिव अपना जहर उगला, उसको रशिया टुडे ने एक लेख के जरिए बड़े जबरदस्त तरीके से डिफेंड किया। उन्होंने लिखा कि वेस्टर्न मीडिया की दिक्कत क्या है, उन्हें इतना बड़ा आयोजन नहीं दिख रहा, उन्हें इतना सफल आयोजन नहीं दिख रहा। वो यहाँ से कौन सा ऐसा देश है जिसने आज तक कोई कार्यक्रम किया और उसमें छोटी मोटी कमी न रही होवे, और यहाँ तो हमें कमी कोई नजर भी नहीं आई है। रशिया टुडे ने बुरी तरह से वेस्टर्न मीडिया को लताड़ा है और उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने जो कर दिखाया वो शायद ही कोई कर सकता है, और आप उसको नेगेटिव चीजों को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपका नजरिया पता लगता है कि आपका नजरिया एशिया या जो ये कंट्रीज का जो ग्रुप है उसके प्रति क्या नजरिया है आपका। और भारत अभी इस वक्त लीड करता नजर आ रहा है, चाहे वो G20 को G21 करवा देना हो, चाहे वो एक बिना बहस के, बिना किसी मन मुटाव के जो यूक्रेन को लेके एक कल पास हुआ प्रस्ताव और वो भी आया, हाँ, और देखिए अमेरिका वहां पे सब, वहां पे कोई मन मुटाव नहीं, बहुत शांति से आया। रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी हर्ट नहीं हुआ और वो चीज भी आई। तो रशिया हमें डिफेंड कर रहा है बाहर बैठकर, एक अदर कंट्री, और जो हमारे ही अपने देश में बैठे हैं वो G20 को कोस रहे हैं, कार्यक्रम को कोस रहे हैं। इससे क्या समझ? देखिए, भारत ने बहुत ही संतुलित तरीके से एक ऐसी रणनीति बनाई जिस रणनीति के जरिए भारत ने अमेरिका को भी साधा, भारत ने रसिया की चिंताओं का निराकरण किया और भारत ने यूक्रेन को भी ये भरोसा दिलाया कि आपकी जो लड़ाई है और आपके जो मुद्दे हैं उस पे भारत आपके साथ खड़ा है। भारत न तो रसिया के साथ है, न तो भारत किसी और शक्ति या ताकत या देश के साथ है, बल्कि भारत वास्तविकता के साथ है। भारत ये कहता है कि सभी देश के संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए। भारत ये कहता है कि हमें विस्तारवादी नीति का विरोध करना चाहिए, और भारत ने साफ साफ ये बात कही कि हम संप्रभुता के मुद्दे पे यूक्रेन के साथ है, लेकिन भारत ने ये कहा कि आप और रूस दोनों आपसी बातचीत के जरिए इस मुद्दे का निराकरण करें। और इसमें भारत ने खास तौर से रसिया को ये विश्वास दिलाया कि भारत की जो यूक्रेन पे नीति है उसका मतलब ये नहीं है कि भारत रूस के खिलाफ खड़ा है। भारत की जो नीति है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप दोनों आपस में बातचीत करें, मुद्दा सुलझाएं। भारत ने ये भरोसा रूस को दिलाया। भारत के साथ रूस के जो संबंध है वो पारंपरिक हैं, सांस्कृतिक हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट है, और आज की तारीख में भी हम रूस के सबसे बड़े साझीदार हैं। और रूस हमारे जितने भी एयरफोर्स हैं, या हमारे पास नेवी है, या हमारे पास जो पनडुब्बी है, या हमारे पास जो हमारे जो आर्मी के पास जितने भी आर्टिलरीज हैं, उसमें अभी भी ज्यादातर जो हथियार हैं वो सब रसिया के हैं। तो भारत के साथ एक ये थोड़ी सी मतलब बाध्यता भी है कि वो रूस के खिलाफ खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन भारत के साथ एक ये भी बात गौर करने वाली है कि जब जब क्रूशियल यानी कि नाजुक दौर आए हैं, ऐसे मौके आए हैं जब भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की जरूरत पड़ी है, सबसे पहले अगर भारत के पक्ष में कोई खड़ा हुआ है तो वो रूस है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। और भारत ने हमेशा ये भरोसा दिलाया है कि जिसने भी मौके पे काम दिया है, जिसने भी समय पे हाथ बढ़ाया है, साथ दिया है, भारत कभी भी उसका साथ देने से पीछे नहीं हटता। तो ऐसे तमाम ऐसे उदाहरण है जिसपे कि रसिया और भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे की मदद करते हुए दिखाई दिए हैं। जब जब आतंकवाद के खिलाफ बात उठी है तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हमेशा रूस ने भारत का समर्थन किया है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जहां पे कि चीन ने हमेशा भारत को पीछे धकेलने का काम किया है और रूस ने हमेशा आगे बढ़ के हाथ थामने का काम किया है। तो इसलिए रूस के साथ जो भारत के संबंध है वो काफी मजबूत है और वो इतनी जल्दी और इतने हल्के में नहीं जाने वाले। हाँ, आपने जो बात कही कि जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं भारत के बारे में, जो रसिया के एक जो प्रमुख मीडिया अखबार में जो खबर छपी है, उस खबर में इन्हीं बातों को एक परोक्ष रूप से
बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से भारत और रूस के संबंध मजबूत हो और किस तरीके से भारत ने परिपक्वता का परिचय दिया है, किस तरह से भारत ने रूस के उद्देश्यों को सामने रख करके अपनी ऐसी रणनीति बनाई कि यूक्रेन भी नाराज नहीं हुआ और रूस को भी इससे कोई परेशानी नहीं हुई और डिक्लेरेशन पे आम सहमति बन गई। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। हो नहीं सकती है। और हैरानी की बात राकेश जी ये भी है कि पिछले कुछ महीनों में हमारा सबसे जो हम कह सकते हैं ना कट्टर दुश्मन जो है, जो वो हमें समझता है, हम तो पूरी विश्व को अपना घर कहते हैं, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लोगों को भी अब मोदी और उनके देश के प्रति पॉजिटिव बोलना पड़ रहा है। वो वहां से बोल रहे हैं कि जो मोदी जी ने इंडिया के लिए कर दिया वो पाकिस्तान में नहीं हुआ। अभी पाकिस्तान के जो मैंने पीछे कहीं पढ़ रहा था, जो अभी वर्किंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तक ने बोला कि हम भारत के लिए कामना करते हैं कि और बड़ी विश्व शक्ति बने, ऊपर जाए। तो पाकिस्तान के लोग जो जहर उगलने से कहीं पीछे नहीं हटते, वो हमारे देश और हमारे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। चाहे वो G20 का मैटर हो, जो भी जबरदस्त तरीके से हुआ, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे सूर्ययान हो, हर तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज कहीं ज्यादा, और पाकिस्तान के लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। पर भारत के लोगों को राजनीति, मुझे लगता है ये तो राजनीति नहीं है। अब ममता बनर्जी पहुंची हैं, स्टालिन पहुंचे हैं, अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, बहुत उन्होंने परिपक्वता दिखाई है, मुझे लगता है बहुत मेच्योरिटी दिखाई है इस मौके पर, वो पहुंचे भी हैं और अपनी शांति भी उन्होंने रखी विपक्ष में होने के बावजूद। लेकिन कांग्रेस कोई मौका नहीं चूकी। देखिए, कुछ लोगों को हमारी देश की तरक्की या तो दिखती नहीं है या समझ में नहीं आती है, या भारत की हर कामयाबी का विरोध करना उनकी नीयत में है। पूरी दुनिया और पूरी दुनिया में अगर आर्थिक विकास की दर को अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा आर्थिक विकास की दर भारत की है। चीन 5.6 से नीचे है, भारत 7 से ऊपर है। 7.4 या 7.5 की आर्थिक विकास दर भारत की बताई गई है। तो पूरी दुनिया में अगर कोई एक देश आर्थिक विकास के मोर्चे पर अगर सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है तो वो हमारा देश भारत है। और भारत में उपलब्धियों की एक लंबी श्रृंखला है, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो वैज्ञानिक स्तर पर हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वो खेल जगत में हो या व्यापार जगत में हो। हर जगह भारत ने अपनी कामयाबी को, अपनी बढ़त को बनाए रखा है या आगे बढ़ाने का काम किया है। बिल्कुल। और आप जी एक बात मैं यहाँ और जोड़ना चाह रहा था कि अभी जो कॉरिडोर का डिसीजन लिया गया है वो जी, जी, इतना जी। ऐतिहासिक डिसीजन है कि आने वाले 10 सालों में जो आने वाली पीढ़ी है, जिसे मोदी जी ने भी कहा है कि वो समझेगी कुछ हुआ है, और उसके पीछे का मकसद है कि हमें सभी देशों को फायदा पहुंचाना है। वो छोटा देश है, गरीब देश है, सबको फायदा पहुंचेगा। उसी के मुकाबले आप चीन का चाहे BRI देख लीजिए, चाहे आप उनका CPEC वो क्या था वो देख लीजिए, उन्होंने भी यही कॉरिडोर बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे का मकसद था कि अरे भाई गरीब देशों आ जाओ, हम देते हैं आपको पैसा। सर पैसा नहीं, अरे हमारे से ले जाओ, चिंता मत करो। और उसके बाद जब वो देश पैसा तो क्या वापस करना है, ब्याज भी वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी का पोर्ट हथिया लिया, किसी के पोर्ट में 90% वन शेयर ले लिया, किसी कुछ कर लिया। तो चीन का जो मोटिव था वो था हासिल करना, दूसरे देशों पे भी कब्जा करना। लेकिन आज ये जो कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें कि बाइडेन साहब ने भी बार बार मोदी जी को कहा है कि धन्यवाद, शुक्रिया, आपका ये विजन जो है वो पूरे विश्व के काम आएगा, कितना डिफरेंस है। और यही मेरे को लगता है चीन की असली खींच की वजह भी है कि जिनपिंग साहब जो हैं वो पहुंच ही नहीं पाए भारत। देखिए, भारत ने इस जो आर्थिक कॉरिडोर जो बनाने की बात है, जिस पूरे भारत को यानी कि दक्षिण एशिया को यूरोप के साथ जोड़ने की जो एक पहल है कि हम व्यापार मार्ग को इतना सरल और इतना सुगम बना दें कि समय भी कम लगे, माल ढुलाई में पैसा भी कम खर्च हो और भारत का या दक्षिण एशिया का जो सामान है वो पूरी दुनिया में उपलब्ध हो सके और पूरी दुनिया का सामान जो है, चूंकि सबसे बड़ा बाजार भारत है, तो भारत में भी वो चीजें कम लागत पे उपलब्ध हो सके। तो इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए मोदी जी ने एक साथ 2 निशाने साधे हैं। पहला निशाना तो भारत के सामान के लिए विश्व का बाजार आसानी से उपलब्ध हो, हम कम पैसों के साथ हम दुनिया की बाजार में अपनी पहुंच बनाए।
दूसरा ये कि दुनिया के जितने भी जो उत्पादन करता है उन्हें भी भारत के बाजार का लाभ मिल सके, और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है और भारतीय बाजार में जो कीमत है उसके बीच का जो अंतर है वो कम हो सके। और इसका एक सीधा, यानी कि अगर किसी की कमर तोड़नी हो तो उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट करो। ये कहते हैं कि एरा ऑफ इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन है। तो इस तरीके से भारत ने सीधे सीधे इस कॉरिडोर के जरिए चीन की कमर तोड़ने का काम किया है। चीन अपने कॉरिडोर के जरिए दूसरे देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाना चाहता है, दूसरे की जमीन हड़पना चाहता है। दुनिया में दो तरीके के देश हैं, एक जो कहते हैं कि दिमाग वाले लोगों को अपने साथ मिलाना चाहता है, और चीन एक ऐसा देश है जो दूसरों की जमीन हड़पना चाहता है, दूसरों की जमीन इनगल्फ करना चाहता है, निगलना चाहता है। और उसके शिकार सिर्फ भारत नहीं है, उसका शिकार छोटा से छोटा देश भूटान भी है, नेपाल भी है, और श्रीलंका चीन भी है, एकमात्र दुनिया में पाकिस्तान भी है। एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं 14 या 15 देशों को छूती है, और 14 और 15 देश जितने भी उसके पड़ोसी हैं सबके सब उसके दुश्मन है, सबके साथ उसका सीमा विवाद है। और चीन सबको डरा के धमका करके और सबकी जमीन हड़पने का काम करता है। चीन भारत में लेह लद्दाख के जरिए भी पाकिस्तान तक अपनी सड़क ले जाना चाहता था, और इसके लिए उसने गलत तरीके से भारत की जमीन हड़पने की कोशिश की। भारत ने डोकलाम में भी चीन को आईना दिखाया था। डोकलाम आपको याद होगा, जब भारत की फौज हिंदुस्तान की सीमा पार करके भूटान की सीमा में खड़ी थी चीन को रोकने के लिए। यहां भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है लेह लद्दाख में भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, और चीन की फौज जहां थी वही रोक दिया। स्थिति आज भी बनी हुई है, दोनों देश की सेनाएं सीमा पर एक दूसरे के सामने खड़ी है। भारत ने एक कदम पीछे नहीं हटाया। भारत ने चीन के सामने साफ साफ शर्त रख दी कि अगर सीमा पे संबंध सामान्य नहीं होंगे तो कारोबारी दुनिया में हम एक दूसरे के साथ एक मंच पे खड़े नहीं हो सकते। और इसी का नतीजा है कि चीन को अब सबक समझ में आने लगा है। चीन पहले भारत को जितने हल्के में लेता था, जिस तरीके से लेता था, आज भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यही चीन की प्रॉब्लम है कि भारत पहले एक उसके सामान का बाजार था, वो खपा रहा था। अब जब भारत खुद मैन्युफैक्चरर बन गया, चीन की इकोनॉमी डाउन जा रही है। और मुझे तो राकेश जी एक स्टोरी याद आ रही है, आप भी स्कूल में पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ। जब हम बहुत छोटी क्लास में थे, आपको याद है एक स्टोरी हमें पढ़ाते थे कि एक लोमड़ी जो है वो जाती है जंगल में अंगूर खाने के लिए, और वो अंगूर देखती है और बहुत छलांग लगाती है, लेकिन अंगूर खाए नहीं जाते, और फिर वो वापस आ जाती है। सब पूछते हैं खाए नहीं तूने, यानी अंगूर खट्टे हैं, उसे पहुंचा ही नहीं गया ना। तो वो एप्पल, वो सेब जो अब तक चीन को बहुत मीठा लग रहा था, एप्पल सब यूज कर रहे थे, एप्पल बन भी चीन में ही रहा था। अब वो सेब, वो एप्पल फोन चीन के लिए खट्टा हो गया, क्योंकि एप्पल ने अपना वहां से बोरिया बिस्तरा समेट लिया, भारत आने की तैयारी है। अब चीन ने कहा भैया सब सरकारी दफ्तरों में एप्पल बैन है, चाइना ने एप्पल बैन कर दिया, तो सेब खट्टा है। वो सेब जो मीठा था कुछ देर पहले तक आप खा रहे थे, अब वो सेब खट्टा हो गया। तो चीन जो है अब कहीं ना कहीं खीज में काम कर रहा है, अब वो नहीं संभल रहा है शी जिनपिंग। देखिए चीन का क्या है, मैं आपको बताऊं, आपने अगर चीनी सामान के पैकेजिंग पे गौर किया होगा तो चीन अब अपने किसी भी उत्पाद पे मेड इन चाइना नहीं लिखता। चीन को पता है कि भारत में चीनी उत्पाद को लेकर के आम लोगों में कितना ज्यादा विरोध है, और उसकी वजह से उसके सामान भारतीय बाजार में बिकते नहीं, इसलिए अब वो मेड इन चाइना नहीं लिखता। अब वो एब्रिविएशन यूज करता है, और उस एब्रिविएशन में वो यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ चाइना या कुछ इस तरीके की टर्म यूज करता है, मेड इन चाइना यूज नहीं करता। पहली चीज। दूसरी चीज कि चीन को साफ साफ संदेश चला गया है, चीन को अब ये समझ में आ गया है कि भारतीय बाजार में टिकना और भारत के साथ सीमा पर विवाद करना दोनों जो है उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। आपने देखा होगा भारत ने 200 या 250 से अधिक चीनी कंपनियों पे और प्रतिबंध लगा दिया। अगर आपको आंकड़े ध्यान में हो तो 250 से ज्यादा चीनी कंपनियों पे भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। इसी तरीके से भारत ने हर जब भी मौका आया है, भारत ने आर्थिक मोर्चे पे चीन की कमर तोड़ने का काम किया है। आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने कई सारे चीनी कंपनियों को देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट देने से मना कर दिया, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। उसके अलावा आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने चीन से आने वाले कई सारे उत्पादों पे अन्य देशों की तुलना में ज्यादा टैक्स लगा दिया, ताकि चीन को हर मोर्चे पे मात दी जा सके। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगर नहीं आए हैं
तो ये उनकी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल है। भारत आज के समय में जिस मजबूती के साथ उभर रहा है, उसमें कोई भी देश भारत को नीचा दिखा करके दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता। और ये जमीनी सच्चाई है जिसपे कि लोगों को आज नहीं तो कल भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि यही सच है। और यही सच आने वाले दिनों में दुनिया के सामने एक ऐसी तस्वीर बन के उभर के सामने आएगा जिसको कि हर कोई मानेगा। और आज चंद देश कह रहे हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए, लेकिन चीन अभी भी अपनी जीत पे अड़ा है। और आने वाले टाइम में जब सुधार की बात होगी और किसी को शामिल करने की बात होगी, तो मुझे लगता है कि भारत का नाम और भारत का नंबर सबसे पहले होगा। सही बात है। और और चीन तो बैठक में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसका श्रेय जो है, जिस एक सुर में सारे नेता ये बात G20 की डिनर में कह रहे थे, अनौपचारिक बातचीत में कह रहे थे, औपचारिक बयानों में भी ये बात निकल के आ रही है, जो बिडेन ने भी ये बात कही है, तो अब वो दिन दूर नहीं जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और खासतौर से यूनाइटेड नेशंस में एक स्थायी सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, चीन तो हर बैठक में वीटो शब्द अपनी जुबान पे रख के ही बैठता है। उसको तो पता है मुझे वीटो करना ही है, क्योंकि उसके भारत जैसे हमारी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका मकसद है मोदी हटाओ। उनका ये नहीं है कि देश में क्या होना है या क्या गलत हो रहा है क्या नहीं, वो कह रहे हैं बस मोदी हटाओ। इसी तरह से चीन यही सोच के जाता है कि बस मैंने वीटो करना है, भारत को नहीं आने देना। चलिए, ये तो बात हुई दूसरे देशों की। अब इससे पहले कि हम कार्यक्रम में समाप्ति लें, अब ये जो पिक्चर उभर के आई है, जिसमें कि स्टालिन से लेके ममता बनर्जी से लेके अन्य जो मुख्यमंत्री हैं, जो INDIA में शामिल हैं, वो उस बैठक में पहुंचे, G20 के डिनर में पहुंचे, जबकि कांग्रेसी नेता नहीं पहुंचे, एक आधे को छोड़ के। तो अब क्या माना जाए कि भविष्य में यही G20 का डिनर जो है, कहीं इंडिया गठबंधन टूटने का कारण तो नहीं बन जाएगा कहीं, कि भाई आप कैसे चले गए, गठबंधन का हिस्सा हो आप और आप फिर डिनर में पहुंच रहे हो, ये तो अपमान है हमारा। देखिए रोहित जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और साथ में एक बात ये भी जोड़ना चाहूंगा कि इंडिया का जो गठबंधन है, वो कहने को गठबंधन है, लेकिन ये एक ऐसा गठबंधन है जो अपने आप में टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसमें कहीं से कोई मेल नहीं है। न तो विचार का मेल है और न ही किसी कार्यक्रम का मेल है। सबकी अपनी अलग अलग डफली, अपने अलग अलग राग है। तमिलनाडु में जिस तरीके से बात निकल के आ रही है, तमिलनाडु में जिस तरीके से सनातन को लेकर के एक बहुत ही विवादित बयान दिया गया, जो कि वहां के मुख्यमंत्री के सुपुत्र ने दिया है, तो उस मुद्दे पर विपक्ष ये तय ही नहीं कर पा रहा है कि वो इस मुद्दे का समर्थन करे, इसका विरोध करे। एक बहुत हैरानी असमंजस है। की स्थिति है, किसी को सही समझ नहीं कहा आ रहा है आपने। कौन क्या करे। इंडिया गठबंधन के आपस में बैठने का और जुड़ने का कोई मेल नजर नहीं आता है। एक तरफ तो स्टालिन के बेटे हैं जो सनातन को भर भर के गाली दे रहे हैं, ए राजा जो गाली दे रहे हैं, और दूसरी तरफ शिवसेना जैसा गुट है जो सनातन को दिलो जान से प्यार करता है, और दोनों एक ही गठबंधन में बैठे हैं। कोई विचारों का मेल नहीं है, तो फिर किस चीज का गठबंधन है ये समझ आना जरूरी है। आप देखिए, सनातन के मुद्दे पे अखिलेश यादव चुप हैं, सनातन के मुद्दे पर ममता बनर्जी चुप है, सनातन के मुद्दे पर शरद पवार चुप हैं, सनातन के मुद्दे पर और जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं जो कि अपने आप को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाते हैं, सब ने चुप्पी साध रखी है। हाँ, अगर तो कोई छोटा ये मोटा बयान आया तो इतना सा कि हम इनके विचार का समर्थन नहीं करते, या ममता बनर्जी ने कुछ बोला हो, या बस इतना जरूर किया है कि उन लोगों ने अपने आप को इस बयान से अलग कर लिया। मतलब अपने आप को अलग कर लिया। रिएक्शन पब्लिक ये चाहती थी कि भाई आप ये कहिए कि या तो ये इस गठबंधन में रहेंगे या हम रहेंगे। हाँ, आप नहीं, लोगों को कम से कम इतनी तो उम्मीद थी कि इस तरीके के विवादित बयान पर जिम्मेदार नेता होने के नाते, राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते, कई सारे नेता मुख्यमंत्री हैं इंडिया में, कम से कम वो देश के सामने सही तरीके से अपना मत तो रखते। लेकिन इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है और इतना भी कहते हैं ना कि किसी मुद्दे पर क्लैरिटी नहीं है कि वो सही तरीके से सही बात समाज के सामने रख पाए। तो ये गठबंधन अपने आप में एक बिखराव की स्थिति में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, आप पश्चिम बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, आप तमाम दूसरे राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, आप तमिलनाडु में आप देखिए कि क्या स्थिति है। इसी तरीके से आप पश्चिम बंगाल में एक दूसरे को फूटे आंख नहीं सुहाते। ऐसी स्थिति में आप एक साथ कैसे खड़े होंगे? और एक साथ खड़े होने का जो आप नाटक कर रहे हैं, वो नाटक जनता के सामने जल्दी ही पर्दाफाश होने वाला है। बिल्कुल। और गठबंधन है,
सब मनाते रहे शरद पवार साहब को, मत जाइए पीएम को सम्मानित करने, पर वो पहुंचे क्योंकि उन्हें पता है कि वो नरेंद्र मोदी सिर्फ देश के नहीं विश्व के नेता हैं। उनको सम्मान करना भी एक सम्मान है अपने आप में। लेकिन इंडिया गठबंधन में लेके आवाज इसको भी उठी। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कहा जा रहा था कि 30 सितंबर से पहले-पहले सीट शेयरिंग हो जाएगी, सब कुछ तय हो जाएगा, अगली मीटिंग भी तय है, भोपाल में है कि दिल्ली में है, संयुक्त रैलियाँ होंगी, बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन इसी बीच अब राहुल गांधी बाहर है और बाकी सब अपनी-अपनी स्टेट में बिज़ी। देखिए, ये सब नेता अवसरवादी हैं। ममता बनर्जी उसी कांग्रेस के खिलाफ बिगुल बजा के उसी कांग्रेस को आईना दिखाकर थोड़ी अलग पार्टी बनाया और आज फिर उसी कांग्रेस के साथ खड़ा होने का नाटक कर रही हैं। केजरीवाल पूरी अपनी राजनीति के शुरुआती दौर में कांग्रेस के नेताओं की लिस्ट जारी करते रहे और सबको भ्रष्टाचारी बताते रहे। आज वही केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन में नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर आप बात करें तो शरद पवार की पार्टी कांग्रेस छोड़ के अलग हुई थी और कांग्रेस को आईना दिखा करके अलग हुई थी। आज वो कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। इसी तरीके से डीएमके या आप आंध्र प्रदेश में अगर आप देख लें तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जो भारत बीएसआर, हाँ, तो बीएसआर के जो नेता हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कई बार कई मौकों पे कांग्रेस के साथ जो है अपने मतभेद को जगजाहिर कर चुके हैं और हर बार जो है वो कांग्रेस को उन्होंने खुलेआम लतार लगाई है। लेकिन बावजूद इसके गठबंधन को लेकर के सब लोग जो है वो इसलिए कि सबको गठबंधन की चिंता नहीं है। और बीआरएस की बात कर रहे हैं आपने, तेलंगाना की बात कर रहे हैं, आंध्र की नहीं, आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं। उन्होंने अभी उचित दूरी बनाई हुई है, वो उन्होंने अभी उचित दूरी बनाई हुई है। वो अभी इंडिया में भी नहीं है, वो अभी एनडीए में भी नहीं है, वो बहुत सेंटर में सेफ दूरी पे खड़े हैं दोनों से और देख रहे हैं, पूरा आंकलन चल रहा है उनका। देखिए, शुरुआत रोहित जी शुरुआत उन्होंने ही की थी। उन्होंने और नीतीश कुमार ने इंडिया को बनाने की शुरुआत की थी और जब हालात उनके पक्ष में नहीं दिखे तो उन्होंने अपनी क्षेत्रीय पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति कर दिया और अपने आप को एक राष्ट्रीय दल के रूप में लोगों के सामने लेके आया। लेकिन अंदरूनी तौर पे अभी भी वो 60 की जुगत में लगे हुए हैं। इस श्रेणी में आप शिवसेना का नाम जरूर ले सकते हैं कि बाला साहब की पूरी राजनीति हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रही है। उन्होंने डट के विरोध भी किया है और कभी भी कांग्रेस के साथ कोई समझौता या गठबंधन नहीं किया। और आज देखिए आप शिवसेना का जो उद्धव ग्रुप है वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ बैठा है। देखिए, शिवसेना ने अपने आप को सत्ता के मोह में अपने वजूद पे एक सवाल खड़ा कर लिया है। शिवसेना ने सत्ता के मोह में अपने वजूद पे एक सवाल खड़ा कर लिया है और वो सवाल ये है कि शिवसेना आज न तो प्रखर हिंदुत्ववाद का प्रतीक है और न ही वो कांग्रेस के साथ मिलकर के सही तरीके से अपने वजूद की रक्षा कर पा रही है। शिवसेना आज एक ऐसे कहते हैं ना कि दो नाव में पैर रखकर चल रही है। शिवसेना की जो विचारधारा जो स्थापना के समय बाला साहब ने रखी थी और जिस तरीके से शिवसेना आज की तारीख में राजनीति कर रही है, दोनों दो धुर की तरह है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो विचार है ही नहीं ना, अपने आप में बिखराव की स्थिति में है। शिवसेना का जो विचार है वो तो सावरकर की जय बोलने का है, सावरकर वीर सावरकर बोलने का है और वहीं सावरकर को बुरा बोलने वाले राहुल गांधी भी उनके साथ बैठे। ये कैसे विचारों का मेल है, ये तो विचारों में मतभेद है। आपने देखा नहीं कि इन्हीं सवालों को लेकर के शिवसेना दो हिस्सों में बट गई और अब शिवसेना का जो अस्तित्व है, आप अगर मुंबई के बाहर जाके देखें तो शिवसेना बहुत कमजोर नजर आती है। मुंबई के बाहर महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में अगर आप जाकर के देखें तो वहां आपको मनसे का नाम लेने वाला मिल जाएगा, वहां आपको शिवसेना का जो अभी सत्ताधारी पक्ष है उसका नाम लेने वाला मिल जाएगा, लेकिन शिवसेना उद्धव का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। शिवसेना उद्धव का जो प्रभाव क्षेत्र है वो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में सिमट कर रह गया है और यही वजह है कि शिवसेना को अब सहारे की जरूरत है, मजबूत सहारे की जरूरत है और शिवसेना भी इस बात को समझती है, मजबूरी में कांग्रेस का दामन थाम के बैठी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और एक लंबी वार्ता हमारी हुई। G20 से लेकर हमने देश की राजनीति पर डिस्कस किया और ये सही बात है कि हमने आज बहुत कुछ G20 के जरिए देश ने पाया है और उम्मीद करते हैं कि ये पाने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन एक मैच्योर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ये भी हम कहना चाहते हैं
बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद। जुड़ने के लिए। फिर आपसे जुड़ेंगे एक नए मुद्दे को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग हमारे चैनल भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।